वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो कि इंडिया से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम आज उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं उसको वो किस तरह से देखते हैं और उसके बाद वो क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ किस तरह का रिलेशन होगा अमेरिका का। अगर जो कि अभी तक ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट नहीं देखा तो हमें बिल्कुल सर बताएंगे कि क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अब किस तरह देख रहे हैं आप ये यूएस इलेक्शंस को? आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? क्योंकि लास्ट जो मैंने कुछ घंटे पहले तक देखा था तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप हारते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो बाइडेन अमेरिका के हम्म, 46वें राष्ट्रपति बनते हुए दिख रहे हैं। हम्म, और कमाल की बात यह है कि उन स्टेट्स में जहां लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बाजी पलट सकते हैं, वहां भी जो ओवरऑल जो वोट्स हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में वहां अमेरिकी हम्म, चुनाव जिस तरह से होता है कि जिसको हम्म, ज्यादा वोट मिलते हैं वो उस पूरे के पूरे वहां के वोट वो लेकर जाता है। तो जिसमें वो पिछली बार जीत गए थे, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसके बावजूद जब लास्ट काउंटिंग हुई तो उनको 300 के ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिल गए थे। इस बार वैसा होता हुआ नहीं दिखा और इसके लिए दो चीजें एक है। एक तो ये कि अमेरिकी चुनावों में जो वहां का मीडिया है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और चूंकि हम लोग ये बात करते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के मीडिया की बात होती है, हम लोग बहुत एक कहें कि मीडिया के तौर पर हम बहुत वाइब्रेंट उस तरह से देखते हैं। और कई बार हमें ये कहा जाता है कि पश्चिम से हमें सब कुछ सीखना है, लेकिन वहां पर मीडिया बहुत खुले तौर पर किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल, क्योंकि मुख्य तौर पर दो ही है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, तो उनके साथ वो खड़ा दिखता है। और जब ज्यादातर मीडिया कह रहा था कि 10 पॉइंट लीड है, 9 पॉइंट लीड है, उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कांटे का मुकाबला लेके खड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको जो चाइनीज वायरस का झटका है वो ज्यादा लगा है। और जो मीडिया का जो प्रिडिक्शन था, जो अनुमान था, वो बहुत सही साबित नहीं हुआ है। लेकिन सर वो तो आपको नहीं लग रहा कि अभी अगर नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट नहीं आती तो यूएस में तो यही कहा जाता है कि पॉलिसी वही रहती है चाहे जो मर्जी चेहरा सामने हो। तो कुछ आपको अगर नया कोई प्रेसिडेंट आता है तो आपको कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स? देखिए, मुझे नहीं लगता आजू कि कोई पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसके पीछे दो तीन बड़ी वजहें हैं। एक तो ये कि अभी जो बाइडेन जिस जगह पर खड़े हैं उनके ऊपर पॉलिसी को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप को भले ही जिस तरह से देखते हैं कि बहुत, हम्म, जिसको कहते हैं ना कि वल्नरेबल बहुत थे, बहुत उनके जो एक्शंस होते थे, वो कई बार ऐसा लगता था कि क्या ऐसे कोई राष्ट्रपति, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति, इस तरह का व्यवहार कर सकता है क्या। हम्म, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेररिज्म को लेकर जो स्टैंड लिया, वो इस तरह से इतना कड़ा स्टैंड किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं लिया। चाइनीज एग्रेशन को लेकर जो पॉलिसी ली, वो एक तरह से कहें कि एक समय में तो अमेरिका ने चीन को खूब बढ़ाया अपने बाजार, अपनी कंपनियों के लिए। अफगानिस्तान को लेकर जो पॉलिसी ली कि हमें धीरे धीरे अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करना है, धीरे धीरे हमें वहां से बाहर निकलना है। किम जोंग उन से जाकर मुलाकात कर ली। और सबसे जो बड़ी बात थी, जिसको मुझे लगता है कि दुनिया को देखना चाहिए, मुस्लिम वर्ल्ड को देखना चाहिए, जो इजराइल के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के रिश्ते बेहतर किए, एक दूसरे के यहाँ जो दूतावास खोलना शुरू किया, ये मुझे लगता है विश्व शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा तोहफा है जो 4 साल रहे उनके। क्योंकि उनके 4 साल को हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने मास्क उछाल कर हवा में उछाल दिया, या फिर वो चाइनीज वायरस को लेकर किस तरह से बात करते हैं। उनके हम बातचीत पर बहुत जाते हैं, लेकिन जो पॉलिसी इंपैक्ट है वो बहुत गहरा है। और आपने अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट पर ध्यान दिया हो, तो जब ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा आया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके समय में जो ब्लैक्स के लिए कानून बनना था, जितना कड़ा कानून बना, जिसमें काले जो अश्वेत की बात हम करते हैं उनके हित को आप सुरक्षित नहीं रख पाए, वो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई। ये अलग बात है
कि इमोशनली जो जॉर्ज फ्लाइड का मुद्दा आया, जो ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक माहौल बना। तो मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन, वो पुराने वाले जो सीनेटर जो बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन होंगे, जिसमें कमला हैरिस बहुत हद तक डिसाइड करेंगी इस पूरी की पूरी पॉलिसी को, वो आगे लेके जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की पॉलिसी कोई राष्ट्रपति आता है तो वो पूरी तरह से बदल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, भारत से डोनाल्ड ट्रंप के समय में बहुत अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन हार्ले डेविडसन को लेकर वो भारत के प्रधानमंत्री से पूरी तरह उनकी, एक तरह से कहें कि बहुत अच्छी खासी ढींगा मुष्टी हुई दोनों। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ WTO तक में गया अमेरिका, और भारत ने भी जहां उसके हित लगे तो वहां वो रुका नहीं, उसके खिलाफ गया। मुझे लगता है कि चाहे भारत होगा या पाकिस्तान होगा, अमेरिका से रिश्ते उनके अपने म्यूचुअल जो भी कहे कि हित अहित जो है उसके हिसाब से तय होंगे। जो बाइडेन के आने से एक चीज थोड़ा सा देखी जा रही है, जो अगर मैं भारत के संदर्भ में कहूं, पाकिस्तान के संदर्भ में आप उसको और क्लैरिफाई करेंगे, कि थोड़ा सा जो लेफ्ट डोमिनेशन होगा वो बढ़ेगा, उसकी चर्चा ज्यादा होगी, थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स की ज्यादा चर्चा होगी, थोड़ा सा हम पॉलिसी के तौर पर कहेंगे थोड़ी सॉफ्टनेस दिखेगी, या कहें कि सोबर तरीके का एक राष्ट्रपति होगा। ये एक बड़ा बदलाव होगा। ओवरऑल मुझे अमेरिकी पॉलिसी में बहुत बड़ा कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा था इलेक्शन से पहले, बल्कि काफी पहले से, जब डोनाल्ड ट्रंप आपके इंडिया भी आए थे और आपका विजिट किया था, और उसके बाद यही बात पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा कही जा रही थी कि वहां पे अमेरिका में बहुत ज्यादा इंडियन कम्युनिटी है, तो उससे वो चाह रहे हैं कि वो उनको वोट भी दें और वो उन्हें इलेक्शन में फंड भी करें। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, या उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आया है, वो सब हो गया फिर भी इस तरह का रिजल्ट आया है, डोनाल्ड ट्रंप को वो चीज फायदा नहीं कर सकी कि वो इंडिया का विजिट जो उन्होंने किया और जिस तरह से जो भी उनकी पॉलिसीज थी, तो क्या वजह है कि सर, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जो इस दफा उनको वो कामयाबी नहीं मिली? देखिए, इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि पूरे अमेरिकन इलेक्टोरेट में, यानी जो यूएस का जो मतदाता है, जो वोट देने जाता है, उसमें इंडियन का हिस्सा कितना है, और कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो बहुत हिस्सेदारी उनकी नहीं है। ओवरऑल अगर हम कहें तो अमेरिकन के बाद, और अमेरिकन में भी खास करके जिसको हम व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उन अमेरिकन के अलावा फिर इंडियन है, एशियन में पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं, और जो ब्लैक्स हैं जिसको हम बार बार कहते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उन सब की अपनी अपनी हिस्सेदारी है। भारत के जो एक तरह से कहें जो झुकाव होता था वो वैसे भी रिपब्लिकन की तरफ बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। जब हाउडी मोदी इवेंट हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था, और एक बड़ा समूह दिखने लगा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी पार्टी के साथ ये कैंपेन करते हुए जाता था कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो पर्सनल हैं, इस वजह से हमें वहां जाना चाहिए। और उसका उनको फर्क भी दिखा कई जगहों पर, जो खास करके टेक्सास की ही बात कर ले तो उन जगहों पर जहां भारतीय समुदाय था उसके वोट उसे मिले। लेकिन एक बड़ी चीज समझिए आप, हिंदुस्तानी का मिजाज जो है वो बहुत ज्यादा वो इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करता है। मैं इसको इस तरह से कहूं कि अगर उसको राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो एक सर्टेन डिग्री ऑफ वो डिग्निटी जिसको कहते हैं, या फिर अथॉरिटी के साथ वो बात करते हैं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसमें कुछ आप थोड़ा हल्कापन जिसको कहें अगर वो दिखने लगता है तो फिर वो उसको ठीक नहीं लगता है। खास करके जो चाइनीज वायरस से पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई थी, या वो जो ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, और अभी भी जिस दिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं 1 लाख मामले आए हैं, और उस समय में ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से बिहेव करता है वो शायद उसने इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा अपील नहीं किया होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर, यानी जिसको सबसे ज्यादा, जो भारतीय कौन गए हैं सबसे ज्यादा गए, जो पढ़ने जाते हैं और पढ़ के वहां इंजीनियर बन जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे आपके लिए। तो जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर बनाने वाले भारतीय गए हैं उनको ये लगा कि अब तो ये चेन टूटने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने उस पर कैंची चला दी है, वो कमतर कर दिया, संख्याएं कम कर दी। तो ये जो 2 बड़े मसले थे उसको ट्रंप साहब हैंडल नहीं कर पाए,
और यही वजह थी कि बहुत ज्यादा एक एंटी सेंटिमेंट था जो बाइडेन का। हालांकि कमला हैरिस ने उसको बहुत कुछ, जिसको कहते हैं कि मेकअप कर दिया। कमला हैरिस के यहाँ जो तमिलनाडु में जो उनका गांव है, वहां लोग पूजा पाठ भी करने लगे कि नहीं नहीं ये तो भारतीय है, हालांकि उनका कोई लेना देना है नहीं। आप भी जानती हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, और कमला हैरिस कोई अपने भारतीय मूल को लेकर कभी बहुत उत्साहित नहीं देती, कभी उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जब एक समय में ट्रंप के सामने इंडियन कम्युनिटी को जरा सा भी अट्रैक्ट करने की स्थिति में बाइडेन नहीं थे, तो कमला हैरिस ने उनकी मदद की, और वो भी एक बड़ी वजह रही कि पूरी तरह से जो भारतीय वोट लग रहा था कि उधर जा सकता है, बड़ा हिस्सा जा सकता है, वो 30% के आसपास जाते जाते रुक गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो थे, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या इवन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे ट्रम्प को। तो उसकी आपको क्या रीजन लगता है? और अगर अब जैसे नया इनका प्रेसिडेंट आएगा तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन आपको नजर आती है? एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि जैसे एफएटीएफ है और दूसरी कई चीजें जिसमें प्रेशराइज होता है पाकिस्तान यूएस से, तो वो सारी चीजों को आप किस तरह देखते हैं कि कुछ चेंज आएगा या और प्रेशर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें तो एक बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान को खुद समझना होगा कि आखिर अमेरिका से उसके रिश्ते खराब क्यों हुए, और उसको इसी तरह से देखना चाहिए। इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका से भारत के रिश्ते क्यों अच्छे हैं। अमेरिका से भारत के रिश्ते अच्छे होने के आधार पर पाकिस्तान के रिश्ते खराब हों, या भारत से रिश्ते खराब हों तब पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप के हक में नहीं। जहां तक बात है कि अब किस तरह से पाकिस्तान, ये सच है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी थी, जैसे एक एग्रेसिव बिहेवियर था, एक सपोर्ट बहुत बड़ा दिखता था भारत के लोगों का इंडियन कम्युनिटी का, बावजूद इसके कि ज्यादातर इंडियन कम्युनिटी ने वोट किया जो बाइडेन के लिए, कमला हैरिस के लिए, लेकिन ट्रंप के समर्थन वो सड़कों पर दिखते थे, वो फ्लैग लगाकर घूमते थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पूरी तरह से जो बाइडेन को सपोर्ट किया, और शायद वो उनके दिमाग में था कि खास करके जो कश्मीर को लेकर बात की थी जो बाइडेन ने, खास करके जो उनको लगता था कि ट्रंप ने पूरी की पूरी मदद रोक दी, जो आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को रकम मिलती थी, वो रकम पूरी तरह से रोक दी गई। तो उनको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारा दुश्मन है। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के दिमाग में था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो अमेरिकन पॉलिसी है वो जिसको वहां के लोग कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसको वो लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जो अमेरिकन है वो सबसे नंबर एक है, सर्वश्रेष्ठ है। वो मेंटेलिटी है, वो अपने रिश्ते दुनिया के साथ उसी, उनका जो बेस होता है वो वही होता है। पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहां जाकर वो समझते नहीं। जहां तक एफएटीएफ की बात है, एफएटीएफ में तो चीन भी मदद नहीं कर पाया पाकिस्तान की। अभी ये कार्यकाल खत्म हुआ तो चीन की ही चेयरमैनशिप थी, और इसके बावजूद ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहा, क्योंकि जो पैरामीटर सेट हैं, जो 26-27 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर पाकिस्तान को काम करके दिखाना होगा। ये संभव नहीं है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आएगा या कोई दुनिया में अलग अलग देशों में राष्ट्राध्यक्ष चुने जाएंगे और वो इन पैरामीटर्स को बदलेंगे, क्योंकि एक बार अगर बदल देंगे तो फिर दूसरे देशों में या किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसी हरकतें होंगी तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो टेररिज्म पर अपनी पॉलिसी अभी तक साफ नहीं कर पाया है। इमरान खान इसमें बुरी तरह से फेल होते हुए दिखे हैं, और बड़ी उम्मीद थी उनसे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में भी एक समय उनसे बड़ी उम्मीद थी, हालांकि उन्होंने जितना निराश किया उतना तो परवेज मुशर्रफ साहब ने भी नहीं किया था। बिल्कुल ठीक। सर इसके साथ ही जो है वो यूरोप में आपने देखा कि कुछ अरसे पहले जो है फ्रांस में स्पेशली जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए और जिस तरह की मुस्लिम्स ने जिस तरह से बिहेव किया और वहाँ के लोगों ने जिस तरह से किया, तो उस चीज को लेकर जो है वो अब जैसे नए इलेक्शंस के बाद जो यूएस प्रेसिडेंट आएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर कुछ सख्ती की जाएगी? पाकिस्तान ही नहीं, सभी को कह रही हूँ, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे लगेगा उनके कोई एक्सट्रीमिज्म महसूस हो रहा होगा,
या वो कुछ ये भी समझ पाएंगे कि कुछ गलती यूरोपियंस की भी है, क्योंकि शायद एक साइड की तो गलती नहीं होती, कुछ ना कुछ गलती वहां से भी हुई थी। तो वो आपको क्या लगता है किस तरह से लेके चलेंगे वो इस चीज को? क्या सख्ती आएगी यहाँ के लोगों को वीजास वगैरह में, या जो जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे? किस तरह की चीज आप समझते करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड फिनोमिना हुआ है अभी, और खास करके यूरोप की अगर बात करें और उन यूरोपीय देशों की बात करें जिन्होंने, जब मुस्लिम शरणार्थी आ रहे थे और खास करके उन क्षेत्रों से आ रहे थे जहां वो पीड़ित थे, और कमाल की बात यह है कि वो कोई ऐसा नहीं था कि इस्लाम का कोई क्रिश्चियनिटी से या हिंदुइज्म से या फिर किसी यानी अलग अलग संघर्ष नहीं थे। वो इस्लाम के बीच में, मुसलमानों के बीच में अपना संघर्ष था। और वहां से निकलकर जब वो लोग आए, फिर वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, या जो भी देश है वहां, उन देशों ने अपने यहाँ के समाज के आधार पर, उनका चूंकि बहुत ओपन सोसाइटी है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है कि बहुत उदार समाज है, बहुत डेमोक्रेटिक तौर पर वो बहुत अपने आप को आगे ले गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक समाज कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं से शायद फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और मैं ये बात क्योंकि आपके जरिए, आपका शो बड़ा संजीदा शो होता है, तो आपके जरिए मैं पाकिस्तान के भी मुसलमानों से बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी बात करता हूं। जैसे हमारे यहाँ भी भोपाल में एक कांग्रेस विधायक की अगुवाई में एक जलसा आ गया, वहां इस्लामिक तकरीर की गई, नारे लगाए गए, और हमारे यहाँ मुंबई में भिंडी बाजार पे इमैनुअल मैक्रॉन के पोस्टर सड़क पर लगा दिए गए। इस तरह की घटनाएं हुई। अब सवाल यह है कि क्या कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने? इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वो एक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक था और हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान और इस्लामिक टेरर एक है। इसको ठीक से समझना चाहिए। निश्चित तौर पर जब कोई हाथ में कुरान और चाकू एक साथ लेकर चर्च पर हमला करेगा, और चर्च पे क्यों, वो यहूदी धर्म स्थान हो, चर्च हो, या कहीं भी हो, तो लोकल प्रॉब्लम के तौर पर इसको हम एड्रेस नहीं कर सकते हैं। दुनिया ने, खास करके ऑस्ट्रिया में अभी जो कुछ हुआ वियना में, उसके बाद दुनिया में इस पर एक सहमति बनी। अब दुनिया के मुसलमानों को यह तय करना है कि क्या वो इमरान खान, रेसिप तैयब अर्दोगन और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के कहे के मुताबिक इस्लामिक आतंकवाद बराबर मुसलमान करेंगे, या जो इस्लामिक आतंकवाद की समस्या है उसके खिलाफ वो खड़े होंगे। और मैं बार बार कहता हूं, मैंने बहुत पहले जब बेनजीर भुट्टो जी की हत्या हो गई थी, तो मैंने अपने ब्लॉग बतंगड़ पर लिखा था कि दुनिया के मुसलमानों, दुनिया को बचा लो। उसके पीछे वजह यही थी कि आप जब ये कहते हैं कि हम ओपन सोसाइटी होंगे, हम किसी भी समाज को आधुनिक सभ्य बनाएंगे, तो हम उस तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही हमें स्पेस मिलता है हमने कहा नहीं नहीं, हमें तो इस तरह से रहना है। यानी जिन्होंने आपको अपने उदार लोकतंत्र, सभ्य समाज, स्वस्थ समाज की वजह से आपको जगह की, शरण दी। और कमाल की बात है, लोगों को यह लगता है कि जो तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में, इराक में जो लोग कहीं उनका जीवन स्तर खराब हुआ, सिर्फ वो यूरोप में भागे, ऐसा नहीं है। जो अभी ताजा रिपोर्ट 2016-17 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, यानी जिन्होंने अपने जीवन में एक्सेल किया है, जिनको लगता है कि उनका जीवन स्तर बहुत बेहतर होना चाहिए, वो भी यूरोप जा रहे हैं। वो फ्रांस में नागरिकता चाहते हैं, वो जर्मनी में नागरिकता चाहते हैं, वो ऑस्ट्रिया में चाहते हैं, वो लंदन जाना चाहते हैं। ये जो बेसिक डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के बदलने से कुछ नहीं होना है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग कर रहे हैं, खास करके महातिर मोहम्मद, अर्दोगन और इमरान खान, कि इस्लामिक आतंकवाद बराबर मुसलमान कर रहे हैं, ये खतरनाक है, और सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए खतरनाक है। तो एक चीज और सर मुझे बताइए कि मैंने ये महसूस किया, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है जब से पाकिस्तान में, तो इंडिया में बहुत ज्यादा उनके बारे में नेगेटिव बात की गई, जो कि उससे पहले जितने भी रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ हो या बेनजीर भुट्टो, उनको हमने उनके बारे में इस तरह से नहीं सुना। तो क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब इतने नापसंदीदा क्यों हैं इंडिया में? देखिए, कहा जाता है ना कि आप आवरण में बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं, और आपका जो मूल चरित्र है, बेसिक कैरेक्टर है, वो बोलने लगेगा।
वो आप कितनी देर तक आप छिपा के रख सकते हैं। भारत इमरान खान को जितना पसंद करता था उतनी मोहब्बत किसी के साथ नहीं है। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये सब भारत के लोगों को लगते थे कि आज नहीं तो कल ये नेता भारत के साथ रिश्ते बेहतर करेंगे। और एक समय में तो भारतीयों को ये भ्रम भी हो गया था कि मुशर्रफ साहब भी कुछ ना कुछ रिश्ते बेहतर करके जाएंगे। लेकिन इमरान खान जब आए तो एक अलग स्थिति थी, बिल्कुल मतलब वो अपने आप में, क्योंकि उनको लगता था कि एक वो क्रिकेट स्टार जो मैदान पे खेलता था, लेकिन उसके भारत के खिलाड़ियों के साथ, भारत की जमीन के साथ इतने मैच इमरान खान ने भारत में आके खेले हैं, तो एक अलग किस्म का रिश्ता होगा, एक अलग किस्म की मोहब्बत होगी। लेकिन वो देखने को नहीं मिली। और वो क्यों देखने को नहीं मिली? क्योंकि इमरान खान पहले ऐसे नेता होंगे, पहले भी ये पाकिस्तान में होता रहा है, सेना, आईएसआई या जो भी एजेंसीज हैं वो इस तरह से काम करती रही हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब ने बहुत खुलकर नाम ले लेकर आरोप लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो नेता स्टैंड करते थे, थोड़ा सा दिखाने के लिए ही सही कि हम डेमोक्रेसी से, पाकिस्तान की आवाम के रिप्रेजेंटेशन से आए हुए हैं। इमरान खान ने वो सब खत्म कर दिया। और जब डेमोक्रेसी के तौर पर कोई नेता अपना भरोसा खोता है तो भारत के साथ उसका भरोसा कतई नहीं रह जाता। मतलब ये मैं आपको इस जमीन की जो खूबी है उसकी वजह से बताता हूं। और इमरान खान ने जो जो बोला उसका उलट करते गए। आप जहां जहां देखिए तो भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट उनके जो दोहरापन था उनके चरित्र का, उसकी वजह से हुआ। वो अमेरिका में जाके 50,000 आतंकवादी हमारे यहाँ है, जिहाद करने कश्मीर जाते हैं, वो सब मान लिया, लेकिन भारत में जो आतंकवादी हमले हुए उसकी जांच में सहयोग नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि उनको इजाजत दे दी गई। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है और दोनों देशों के हक में है कि इस पर कुछ तो आगे बढ़े, कहीं तो जाके बात करें कि जिससे कुछ निकले। अगर ये नहीं निकलेगा तो कल इमरान खान होंगे, कोई और आएगा, तो वो इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम का नेता बनना है तो ये कर लो, भारत को थोड़ा कुछ कहवा दो, बस सब बातें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हो, जो उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा दहशतगर्द या टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं, तो हो सकता है वो ये भी बताना चाह रहे हो कि वो अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आते हैं और हम खुद वही चीज फेस कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उनकी बात समझने में कुछ गलती हुई हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है और बाद में उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको जरा दूसरी तरह से कहता हूं। अफगानिस्तान से आए 40-50 हजार टेररिस्ट वो पाकिस्तान की धरती पर रहे, आपको पता चल गया, 2 वर्ष आपको प्रधानमंत्री बने हो गए और यूएन की डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट की लिस्ट है उसके बड़े वाले जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाए। तो आपकी इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि सब कुछ अफगानिस्तान की वजह से हुआ। और एक और जरूरी बात समझने की है, अमेरिका वापस जाना चाहता है, उसको लग रहा है कि हमने बहुत रिसोर्स खर्च कर दिया, अब हमारी ताकत नहीं है। कितने समय तक अमेरिकन फोर्सेज वहां रहेंगी और कभी तालिबान के हमले का शिकार हो जाएंगी। और शांति की एक कोशिश में अमेरिकन को लगातार अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो अमेरिकन तो इस मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कोशिश की, लेकिन जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान से उस कंफर्ट से, उस सहजता से बात नहीं कर पाते हैं। वो दिल्ली आते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर से बात करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अजीत डोभाल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप आइए, आप थोड़ी सी बड़ी भूमिका निभाइए। भारत कहता है कि देखिए हमारा रोल बहुत क्लियर कट है कि हम कंस्ट्रक्टिव वे में अफगानिस्तान में रहेंगे, हमें वहां मिलिट्री या तालिबान इसके बीच में हम नहीं आना चाहते हैं। उसकी बड़ी क्लियर कट वजह है। क्या पाकिस्तान ये जो मजबूरी का एक रिश्ता था जिसके जरिए वो अमेरिका को एक तरह से कहें कि बार्गेन करता था, वहां से पैसे लेता था, उसको छोड़कर सचमुच अफगानिस्तान में शांति की तरफ एक कदम बढ़ाता दिखा इमरान खान के साहब के कार्यकाल में? अगर दिखा होता तो मैं मान लेता कि अमेरिका में जो उन्होंने बोला था वो दूसरी बात थी जो आपने समझाने की कोशिश की। लेकिन सच ये है कि एक भी कदम पाकिस्तान की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। ये बार बार नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि देखिए ये कुछ कर ही नहीं सकता है अमेरिका, अगर उसको अफगानिस्तान से बाहर निकलना है तो पाकिस्तान के साथ खड़े रहना होगा। तो मजबूरी का रिश्ता कितनी देर तक चलेगा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही सर अभी इमरान खान साहब ने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अनाउंसमेंट की।
कि वो 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया। जो पहले एक बार अगर आपको याद हो, जरदारी साहब इस तरह की बात कर चुके हैं 2009 या 2010 में। इनके इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या ये रिएक्शन है जो कश्मीर में 370 हटाया गया, उसके ऊपर आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब का रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे कुछ अपोजिशन पार्टीज हैं, पीएमएलएन और दूसरी, जो ये समझते हैं कि बात किए बगैर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो डू यू थिंक ये किस तरह का रिएक्शन है उनका? क्या ये ठीक किया उन्होंने? देखिए, इस पे जो मरियम नवाज शरीफ का जो बयान था वो मुझे ध्यान में आता है। उन्होंने कहा कि फौज के हेडक्वार्टर में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं, और ये बहुत तीखी टिप्पणी थी। बहुत इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये सब जानते हैं, ये चर्चाएं आम है कि वहां कौन गवर्न कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर जो अपोजिशन लीडर है वो इस तरह से कह रही है और उसका बायकॉट कर देती है, और आपने जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें ही आप कंसेंसस बनाने में नाकामयाब रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैसला है ये कहीं और से लिया गया, और वो कहीं और ये 370 हटाने का रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन पूरी तरह से, बल्कि रिएक्शन नहीं कहेंगे, पुशिंग कहेंगे, वो पुशिंग चाइना की है। साफ दिखता है कि सीपीईसी किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होने वाला है, वो अभी निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है। और ये चीन को भी पता है। चीन को एक समय में लगता था कि भारत के साथ थोड़ा सा एग्रेशन दिखाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे तो चीजें बन जाएंगी, लेकिन मामला और उल्टा हो गया। और अभी जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये जो फैसला लिया है पांचवा प्रोविंस बनाने का, ये पाकिस्तान के हक में जाएगा, बल्कि उल्टा असर करेगा। और जो दूसरे वहां स्थानीय लोग हैं, जिस तरह से वो आजादी की मांग कर रहे हैं, वो ज्यादा तेज होगी। पाकिस्तान की मुश्किल इससे बढ़ेगी। लेकिन सर, आपको ये क्यों लगता है कि सी पैक कंप्लीट नहीं होगा जल्द, और जैसे सभी चाह रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ से तो बहुत दफा ये भी कहा गया, हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह कहते हैं कि अगर भारत चाहे तो वो भी शामिल हो सकता है सी पैक में। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जल्दी कंप्लीट होने नहीं जा रहा? देखिए, ये जैसे ही आपने कहा ना कि भारत चाहे तो शामिल हो, तो ये तो अगर आपको ध्यान में हो तो इसकी जब शुरुआत हुई थी ना, OBOR, वन बेल्ट वन रोड की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो करीब 70 देशों से ये गुजर रहा है। और इसको शी जिनपिंग ने दुनिया में पेश किया कि ये जो नेक्स्ट, जो कहते हैं ना कि कारोबार का अगला कौन सा रास्ता होगा दुनिया में, तो यही वन बेल्ट वन रोड होगी। यानी चीन के बनाए उस रास्ते पर दुनिया कारोबार करेगी। और इसको दुनिया के कई देशों ने माना कि आज की जरूरत है, चीन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसने छोटे बड़े कई देशों को कोशिश की कि अपने पैसे देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर, इन्वेस्टमेंट लगाकर उनको अपने लिहाज से पॉलिसी करें। लेकिन जो कश्मीर पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, उस रास्ते को चीन ने चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। तो भारत तो इसमें कभी शामिल होने वाला नहीं है। और बावजूद इसके कि चीन ने इसके पहले भी, यानी अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों के पहले की बात करें, तो बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की थी इंटरनेशनल फोरम्स पे। चीन ने बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि भारत इसका हिस्सा बन जाए, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं बना। भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। चीन ने अपनी जो पूरी इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं कि एक इकोनॉमिक साइकिल जो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाया था, उसमें क्रैक्स बड़े विजिबल हैं, बहुत क्लियर कट हैं। और उसका जो डेट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दुनिया को भले दिखता है कि वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत से देशों में पैसे लगाए, लेकिन पैसे कहाँ लगाए? वहां लगाए हैं जहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और जब का ROI कमजोर होने लगता है तो धीरे धीरे उस इन्वेस्टमेंट की कीमत खत्म होती जाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पायलट प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 45 या 8 बिलियन का था, अभी 62-64 बिलियन का हो गया है। ज्यादातर प्रोजेक्ट डिले हैं। बहुत अच्छा होता कि वो कुछ तो बनता जिससे लोगों के जीवन में बेहतरी होती, लेकिन आप सोचिए कि जो मुजफ्फराबाद के लोग हैं, मीरपुर के लोग हैं, अगर वो इसका विरोध करने लगे, क्योंकि आपने उनको पार्टी नहीं बनाया, उनको आपने अपने स्थानीय लोगों को हक दिया ही नहीं। यानी पहले उनको लगता है कि पाकिस्तान ने यहां कब्जा किया, अब लगता है कि चीन का कब्जा है। तो जो लोकल फीलिंग है वो पूरी तरह से उसके खिलाफ है। तो भारत तो खिलाफ है, भारत का तो आने का मतलब ही नहीं है।
जो लोकल है उनको ही समझाने में पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। सर जैसे चाइना ने, मैं लास्ट पे पूछना चाहूंगी, चाइना ने जो एक टफ टाइम दिया हुआ है भारत को, और आप लोगों के हैं मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, तो ये आपको कहाँ जाके रुकता हुआ नजर आ रहा है, या ये लग रहा है कि ये बढ़ता जाएगा और इस वजह से चाइना का अगर कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ है तब भी भारत कुछ नहीं है, वो चाह रहे हैं कि ये चीज रुक जाए, खराब हो जाए, या जो आप लोगों के डिस्प्यूट चल रहे हैं वो कहीं आगे आपको फ्यूचर पे नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी या कितनी देर में ये आप लोग आपस में सुलह कर लेंगे, या इस चीज को कुछ कूल डाउन करेंगे, जो आपके बॉर्डर पे लद्दाख में स्पेशली जो कुछ चल रहा है? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं भी युद्ध की स्थिति बने या दो सेनाएं आमने सामने हो, और खास करके भारत और चीन जैसे दो महाशक्तियों की सेनाएं आमने सामने हो, तो वो बहुत खराब होगा, वो सभी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खराब है, वो दो देशों के लिए तो खराब होगा ही। लेकिन ये मामला बहुत आसानी से सुलझता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कई बार होता है कि आप ऐसे फैसले ले लेते हैं, ये चीन का जो एक तरह से कहें उनका जो अनुमान था, वो जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो कैलकुलेशन उन्होंने किया था, जिसको कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक रिस्क, वो जो उन्होंने कोशिश की थी, वो उसमें कहीं मात खा गए। उनको ये उम्मीद थी कि ठीक है, हम ये करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन हम अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कब्जा कर लेंगे। भारत ने इस बार प्रोएक्टिव किया है, जिसको कहते हैं कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, और शायद यही वजह है कि उनको अभी जो एज मिला हुआ है, जिसकी वजह से चीन भी बात करने के लिए बैठ रहा है, जो शुरुआती दिनों में एक बार तो लगा था तीसरे दौर की वार्ता के बाद कि अब तो सीधे युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि उधर से भी जो बयान आ रहे थे भारत की तरफ से बहुत स्टैंड क्लियर था। मुझे लगता है कि समय लगेगा, दोनों देशों को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है, दोनों देशों को पता है कि इनके बीच में युद्ध होने का मतलब है कि वो लगभग विश्व युद्ध की स्थिति होगी, और भले ही अमेरिका में राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन हो जाएंगे, लेकिन अमेरिकियों की हित को सुरक्षित रखने के लिए चीन और अमेरिका के बीच का वो जो आप ट्रेड वॉर कह लें, उसको पुराने समय के लिहाज से शीत युद्ध कह लें, अब तो शीत युद्ध जैसा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी आप कह लें वो बना रहेगा। तो चीन को भी ये बहुत ठीक स्थिति नहीं होगी कि जब भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, इन देशों के साथ इतने बेहतर हो गए हों, तो वो ये करने से बचेगा कि युद्ध तक स्थिति जाए। और अच्छी बात है कि इधर अभी जो बातचीत हुई है, खासकर 7वें दौर की जो बातचीत हुई थी कमांडर लेवल की, उसमें बहुत कुछ थोड़ा सा नरमी आती दिखी है दोनों तरफ से। लेकिन अभी कितना कुछ होगा, मैं बार बार कहता हूं कि चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हर बार यही करते हैं। नेपाल के साथ उन्होंने इतना प्रेम किया और उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे, अब नेपाल को जाके समझ में आया तो वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, वरना तो नेपाल भी भारत से रिश्ते खराब कर चुका था, सेनाएं लगा दी थी, जहां दोनों देशों के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, वहां आप दौड़ते हुए चले जाइए, भारत से पाकिस्तान जैसे जाते हैं, तो अगर ये खराब रिश्ते नहीं होते तो चले जाते। लेकिन यहाँ तो सेना लगी हुई है, यहाँ आपकी एलओसी है, यहाँ फायरिंग होती है, हर दूसरे दिन मोर्टार गिरते हैं, वहां भारत और नेपाल के बीच में तो बॉर्डर भी नहीं है, माइलस्टोन भी नहीं लगा हुआ। चीन की वजह से उन्होंने अपने बॉर्डर गार्ड्स खड़े करने शुरू कर दिए थे, अब उनको समझ में आ रहा है, वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बल्कि मैं तो यही चाहूंगी सर कि जिधर भी बॉर्डर है, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे नेपाल या किसी चाइना के साथ, जिसके साथ भी जिसके बॉर्डर हैं, तो वहां पे अमन रहे, पीस रहे, और इस पैसा हम इधर लगा देते हैं अपने जंग में या लड़ाई झगड़े में, वही पैसा अगर लोगों के ऊपर लगाएं तो मुल्क तरक्की करेंगे। आप देखें ना, यूरोपियन कंट्रीज कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, इसी वजह से कि उनके इस तरह के झगड़े नहीं होते जैसे हमारे यहाँ ये एशिया में चलते हैं, साउथ एशिया में स्पेशली, इंडिया नहीं, और पाकिस्तान अगर और। अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करें, तो हम जो एक तरह से कहेंगे, जिसको कहते हैं ना कि कैसे जियो पॉलिटिकल पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज हुआ है, तो ये घूम के वेस्ट से हमारी तरफ आया है। ये हमें तय करना है कि हमें इस मौके का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए करना है, या फिर हमें लड़ते हुए इस समय को गंवा देना है, जाया कर देना है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सो थैंक यू धन्यवाद, सो, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया।